हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनोज एजुकेशनल स्टडी क्लासेस। आज हम बात करेंगे वुड डिस्पैच 1854, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछला वीडियो हमने बनाया था मैकाले विवरण पत्र 1835 ईस्वी के बारे में, जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित ना कर सका। उस पर आरोप लगे कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी शिक्षा को भारतीयों पर थोप रहा है, और जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद चल रहा था उसका एक हल प्रस्तुत नहीं कर सका। तो फिर लॉर्ड डलहौजी के समय में एक वुड डिस्पैच 1854, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, प्रस्तुत किया गया। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे, उसको लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम चर्चा करते हैं वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 ईस्वी के बारे में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854 पर जब चर्चा करते हैं, उससे पहले थोड़ा उस समय की स्थिति को हम देखते हैं। उस समय स्थिति यह थी कि जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। सन 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल बन के आए। उन्होंने इस विवाद को सुलझाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने प्राच्यवादियों से भी बात की, पाश्चात्यवादियों से भी बात की। प्राच्यवादियों से बात की, उनसे पूछा कि आप चाहते क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्राच्य शिक्षा पर और थोड़ा धन खर्च किया जाए। इस बात को समझते हुए लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राच्य शिक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त 31,000 रुपये धन व्यय करने का प्रस्ताव पारित कर दिया अपने विवरण में, जिससे प्राच्यवादी प्रसन्न हो गए। और जो प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा का विवाद चला आ रहा था वो 1839 ईस्वी में समाप्त हो गया। शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, जिन्हें कहीं ना कहीं रेल सेवा, तार सेवा या डाक सेवा के लिए भी जाना जाता है। ऐसा हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा कि जो मैकाले की शिक्षा नीति थी उसके माध्यम से भारतीयों के साथ तालमेल नहीं बैठाया जा सकता। उस शिक्षा नीति के सहारे हम भारत में शासन नहीं कर सकते, वहां पर व्यापार नहीं कर सकते। तो उन्होंने 1853 ईस्वी में एक कमेटी का गठन किया और कहा कि भारत में जो भी शिक्षा का विकास हुआ है उसके बारे में आप हमें बताएं और जानकारी दें कि भारत में शिक्षा की वास्तविक स्थिति है क्या, वास्तव में हो क्या रहा है यहाँ पर, वो चीज हमारे सामने आनी चाहिए। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस कमेटी के प्रमुख चार्ल्स वुड को बनाया गया। उसी के नाम पर सन 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड का डिस्पैच या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा सबके सामने प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार थे, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करें। वुड के घोषणा पत्र के सुझाव व सिफारिशें इस तरह से थीं। पहला सुझाव दिया उन्होंने कि भारत में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने का दायित्व कंपनी का है, यानी भारत में जो भी शिक्षा का प्रचार और प्रसार होगा वो कंपनी करेगी। और इस शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए उन्होंने भारतीय शिक्षा के 4 उद्देश्य निर्धारित कर दिए अपने आदेश पत्र में। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा के ये 4 उद्देश्य होंगे। पहला उद्देश्य होगा कि भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना, यानी जो भारत में शिक्षा का प्रसार करेंगे उसके माध्यम से हम उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करेंगे भारतीयों की, ऐसा ब्रिटिश कंपनी मानती थी। दूसरा उद्देश्य निर्धारित किया उन्होंने कि भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराएंगे ताकि उनकी भौतिक समृद्धि हो सके, यानी कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी ज्ञान उन्हें देना चाहते थे, पाश्चात्य शिक्षा से जोड़ना चाहते थे। और उन्होंने कहा इससे हम भौतिक समृद्धि उनकी होगी, इसलिए उनको दे रहे हैं ये ज्ञान। इसके अलावा तीसरा उद्देश्य उन्होंने रखा कि भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना, यानी जो राजपद होंगे वहां पर जो भी उनके लिए हम एक उत्तरदायी व्यक्ति या हम इस तरह से व्यक्ति को तैयार करेंगे कि वो सुयोग्य हो उस पद के लिए। और चौथा उद्देश्य निर्धारित किया कि भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता देना, यानी भारतीय हैं अपने देश को कैसे समृद्ध बनाएं उसके लिए भी उन्हें हम तैयार करेंगे। तो आदेश पत्र में ये 4 उद्देश्य निर्धारित कर दिए जो भारतीय शिक्षा के थे कि इस तरह से शिक्षा का प्रसार या प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा सुझाव दिया गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और देसी भाषाएं होंगी, यानी शिक्षा जो दी जाएगी वो अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी और देसी भाषा में दी जाएगी। इस तरह से हम व्यक्ति को वहां पर शिक्षित
करेंगे। इसके साथ साथ अगला पॉइंट इन्होंने दिया कि भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, बंबई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा दे दी गई कि अब भारतीय अपनी उस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं और वो 3 विश्वविद्यालय स्थापित कर लें जो मद्रास, बंबई और कलकत्ता में होंगे। ये अनुमति भी उन्हें इस पत्र के माध्यम से दे दी गई। अगला पॉइंट दिया गया और निर्णय लिया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थानों की योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। यानी ये कहा गया कि पूरे भारत में जो भी शिक्षा व्यवस्था होगी उसको क्रमबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कहा गया कि शिक्षा जो संस्थाएं होंगी उनका स्वरूप ऐसा होगा जैसे मिडिल स्कूल होंगे, हाई स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, उसके बाद विश्वविद्यालय होंगे। यानी एक क्रम से होगी व्यवस्था। फिर बताना चाहूंगा कि मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय इस क्रम से व्यवस्था चलेगी। अगला पॉइंट दिया गया आदेश पत्र में जन साधारण की शिक्षा की सिफारिश की गई। कहा गया कि जन साधारण की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी उसकी सिफारिश की गई और सरकार ने इसके अंतर्गत कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन खर्च किया जाएगा, प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना की जाएगी, देसी विद्यालयों का सुधार किया जाएगा, मेधावी और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति होगी और जो निम्न स्तर के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या उच्चतम स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको भी सुविधा प्राप्त की जाएगी, ये सुविधा उनको दी जाएगी। वुड घोषणा पत्र में अगला सुझाव दिया गया कि सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। इस जो सहायता अनुदान प्रणाली थी इसको जरा हम विस्तार से समझें। इसमें जो भवन निर्माण होने थे, जो छात्रवृत्तियां दी जानी थी, जो पुस्तकालय बनाए जाने थे, जो प्रयोगशालाएं बनाई जानी थी या अध्यापकों के वेतन आदि के लिए एक सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई ताकि जो भी कार्यक्रम शिक्षा का सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा इसमें कहा गया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। जो भी शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के जो संस्थान होंगे प्रशिक्षण, उनकी स्थापना भी की जाएगी। अगला पॉइंट उन्होंने दिया कि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा और ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की जाएगी जिनमें छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा की सुविधा मिल सके। यानी व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। और अगला पॉइंट उन्होंने दिया स्त्री शिक्षा एवं मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस आदेश पत्र में एक सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी ताकि स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। अगला पॉइंट दिया गया इस आदेश पत्र में और सिफारिश की गई कि प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये पाश्चात्य विज्ञान का भी अनुवाद करा रहे थे भारतीय भाषाओं में कि यहाँ का व्यक्ति उस चीज़ को सीखे और समझे कि पाश्चात्य में किस तरह से ज्ञान दिया जा रहा है। और लास्ट पॉइंट था आदेश पत्र में इस बात पर बल दिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। जो व्यक्ति अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त कर लेगा उसे ही सरकारी नौकरी में जाने का अवसर दिया जाएगा। वुड के डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा को एक नया आयाम दिया। जो प्राथमिक शिक्षा थी वो जन साधारण की शिक्षा बन गई, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा से जोड़ दिया। एक क्रमबद्ध संस्थानों की स्थापना जब प्रारंभ करा दी, विश्वविद्यालय बनाए गए बंबई, मद्रास और कलकत्ता में, तो उस शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी तरह से सुचारू रूप से चली। तो कहीं ना कहीं वुड डिस्पैच एक मील का पत्थर साबित हुआ भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। लेकिन इसमें कुछ दोष भी थे जिसकी भी हमें चर्चा अवश्य करनी चाहिए। तो क्या वुड डिस्पैच में दोष थे, उसको हम जरा उन बिंदुओं पर अध्ययन करते हैं। अब वुड के घोषणा पत्र के जब दोष की बात करते हैं तो पहला दोष सामने ये आता है कि व्यावसायिक शिक्षा की नीति दोषपूर्ण थी। भारतीयों के शिक्षा प्रदान करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों के स्वामी भक्त तैयार किए जा सकें। कहीं ना कहीं इस तरह शिक्षा दी जा रही थी व्यावसायिक
कि वो अंग्रेजों के स्वामी भक्त तैयार हो, न कि स्वतंत्र रूप से चिंतन करने वाले व्यक्ति। इसके अलावा दूसरा पॉइंट दिया गया उन्होंने कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही था। भले ही कहा गया हो कि देसी भाषा में दी जाएगी, लेकिन उन्हें बहुत ही आंशिक रूप से शामिल किया गया, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई। अगला दोष था उसमें कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हमेशा चलती रहे, क्योंकि बाइबल का हमेशा ज्ञान दिया जाना जारी रखा गया। कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने धर्म, जो ईसाई धर्म था, उसका ज्ञान भी बराबर निरंतर दे रही थी। अगला पॉइंट था उनके दोषों में कि लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर यहाँ पर जो मद्रास, बंबई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय बनाए गए, उनकी जो स्थापना की गई, वो भारतीय विद्यालय जो भले ही हों, लेकिन विदेशी ढांचे में ढाल दिए गए और वहाँ की संकल्पना को आधार बनाकर ही उनमें शिक्षा दी जा रही थी। और लास्ट दोष इसका ये कहा जाता है कि जब आपने उसका सुझाव देखा था, लास्ट उसमें लिखा था कि जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेगा उसको ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो शिक्षा का एक उद्देश्य ये बन गया कि केवल सरकारी नौकरी पाना, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं था। तो ये वुड डिस्पैच के कुछ प्रमुख दोष माने जाते हैं। आज आपने अध्ययन किया भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 ईस्वी, वुड डिस्पैच, उसकी सिफारिशें, उसमें दोष या उसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से प्रभावित किया, उसको हमने समझा और जाना। अब आज की क्लास यहीं समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन 1882 ईस्वी का, जिसका कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था, अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसने हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया। तो कल हम हंटर कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एवं शेयर एवं कमेंट अपने देते रहिए।